इवोल्यूशन बायोलॉजी के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है क्लास नंबर 6। इससे पहले हम लोग 5 क्लास पढ़ चुके हैं। इस क्लास के अंतर्गत हम लोग कुछ सब टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन अर्थात 2 मार्क्स में, जिसमें हम लोग अनुकूली विकिरण, प्राकृतिक चयन और क्रम विकास का संक्षिप्त वर्णन को कंप्लीट करेंगे। आज के इस क्लास में इन तीनों सब टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई समस्या होती है तो आप इसको कमेंट के रूप में हमें लिखेंगे, हम उसका जवाब आपको इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अनुकूली विकिरण के बारे में। डार्विन ने अपने यात्रा के दौरान गैलापागोस द्वीप पर विशेष प्रकार की छोटी चिड़िया पाई गई। उसे द्वीप पर अन्य प्रकार का भी फिंच पाई गई। ये जो छोटी चिड़िया थी जिसको फिंच कहा गया, क्या कहा गया? फिंच कहा गया। और एक ही द्वीप समूह जो गैलापागोस द्वीप समूह था उस पे देखा गया तो अलग अलग प्रकार के एक ही प्रजाति की चिड़िया उपस्थित थी। उसका शारीरिक संरचना अलग अलग था, तो उनका अध्ययन डार्विन ने किया। यह पक्षी बीजपत्री के प्रति अनुकूलित था, परंतु चोंच भोजन के कारण शाकाहारी तथा कीट भक्षी के रूप में परिवर्तित हो गया था। उसी द्वीप पर जो फिंच बीजपत्री के प्रति अनुकूलित थे अर्थात शाकाहारी थे, वे उनकी चोंच छोटे थे। चोंच क्या थे? छोटे थे। लेकिन जो कीट भक्षी थे उनके चोंच बड़े थे। दोनों एक ही द्वीप समूह पे उपस्थित है, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित है, लेकिन दोनों की संरचना, चोंच की संरचना अलग अलग है। इस प्रकार भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों का विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्र तक प्रसारित होने की प्रक्रिया को अनुकूली विकिरण कहा जाता है। ये कंप्लीट डेफिनेशन है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों का विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने की प्रक्रिया को अनुकूली विकिरण कहा जाता है। अनुकूली विकिरण कहा जाता है। एक भौगोलिक क्षेत्र से या एक बिंदु से किसी प्रजाति का क्रम विकास प्रारंभ हुआ है और दूसरे भौगोलिक क्षेत्रों में भी यदि विभाजित हो जाता है तो इसे हम लोग अनुकूली विकिरण कहते हैं। इसे हम लोग अनुकूली विकिरण कहते हैं। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं या वहां लीड करते हैं या आगे बढ़ते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहा जाता है। इसे अभिसारी विकास कहा जाता है। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहा जाता है। ये था हमारा अनुकूली विकिरण। अब इसके आगे प्राकृतिक चयन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जो कि डार्विन ने कहा था। चलिए, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सेलेक्शन, प्राकृतिक चयन। किसी आबादी का उत्परिवर्तन लाभदायक हो तो वह जीव पर्यावरण के प्रति अधिक अनुकूलित तथा आराम से जीवन व्यतीत करते हैं। अतः इन जीवों को प्रकृति के द्वारा चुन लिया जाता है। इसे प्राकृतिक चयन कहते हैं। यदि किसी वातावरण में या पर्यावरण में कोई जीव अपने आप को उस प्रकृति के प्रति या वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लिया है तो ऐसे जीवों को कहा जा सकता है कि उन्हें प्रकृति के द्वारा चुन लिया गया है। इसे ही प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। जिन जीवों में उत्परिवर्तन लाभदायक नहीं होता तो वे जीव प्रकृति के द्वारा ही नष्ट कर दिए जाते हैं। जिन जीवों में उत्परिवर्तन या परिवर्तन प्रकृति के प्रति अनुकूल होने के लिए है तो वो जीवित रहेंगे। यदि लाभदायक उत्परिवर्तन नहीं होता है तो वो जीव प्रकृति के द्वारा ही नष्ट कर दिया जाता है। प्रकृति द्वारा चयनित किए गए जीव प्रजनन द्वारा बहुसंख्यक सदस्यों की आबादी में वृद्धि करते हैं। जिनको प्रकृति के द्वारा चुन लिया जाता है वो जीव अपनी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। प्रत्येक जीव में अनेक वातावरण के अनुसार कुछ गुण या अंग पाए जाते हैं। वातावरण के अनुसार जीवों में अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिससे वह वातावरण में रहने के लायक हो पाता है और उसी कारण से वह उस वातावरण में रहने में सक्षम हो पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कुशलतापूर्वक जीवन यापन हेतु आवास से समायोजन करने के लिए जीव धीरे धीरे या तेजी से अपने शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक होने वाले परिवर्तनों को अनुकूलन कहते हैं।
कहा गया कि कुशलतापूर्वक जीवन यापन करने के लिए जीव शरीर में होने वाला परिवर्तन ही अनुकूलन कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है, अनुकूलन या एडेप्टेशन कहलाता है। डार्विन के अनुसार आनुवांशिक भिन्नता ऐसी होनी चाहिए जो प्राकृतिक चयन के अनुरूप हो, जिससे जीव विशेष प्रकार के वातावरण के प्रति अनुकूलित होगा। जब तक उसमें आनुवांशिक भिन्नता वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं करेगा, तब तक वह जीव इस पृथ्वी पर रहने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तीसरा सब टॉपिक है विकास का संक्षिप्त विवरण। ये भी 2 मार्क्स में अक्सर पूछ देता है, तो और आप इससे भी ज्यादा प्रिसाइज कर सकते हैं उसको। लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व जीवन का प्रथम कोशिकीय अनुरूप दिखाई दिया, जिसमें ऑक्सीजन मुक्त करने की क्षमता थी। ऑक्सीजन मुक्त करने की क्षमता मतलब वह जीव कैसा होगा? स्वपोषी होगा, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता होगा। कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता होगा। लगभग 500 मिलियन वर्ष पूर्व क्रियाशील अकशेरुकी जीव बने। वैसे जीव जिनमें अस्थि नहीं पाई जाती, हड्डी नहीं पाई जाती है, उनका निर्माण हुआ कब? 500 मिलियन वर्ष पूर्व। 500 मिलियन वर्ष पूर्व। लगभग 350 वर्ष पूर्व जबरे रहित मछली तथा 300 मिलियन वर्ष पूर्व समुद्र में खरपतवार आए। 350, 350 मतलब 350 वर्ष पूर्व जबरे रहित मछली मतलब ऐसी मछलियां जिनके जबरे नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं, उनका। और 300 मिलियन वर्ष पूर्व समुद्र में खरपतवार आए, जैसे अलगी हो गया, शैवाल हो गया, अलगी को ही शैवाल कहा जाता है, या फंगी हो गया, या और भी समुद्री वीड्स हैं, वे सभी 300 वर्ष पूर्व आए। 350 मिलियन वर्ष पूर्व पंखों वाली मछली धरती पर आई तथा सन 1938 में सीलाकेंथी, नाम याद रखना है, सीलाकेंथी नामक मछली दक्षिण अफ्रीका में पाई गई, जिसे विलुप्त माना गया है। ये जो सीलाकेंथी मछली थी, इसकी भी संरचना पंखों वाली मछली के समान रहती थी। इसे 1938 में दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त किया गया था और इसे अब विलुप्त माना जाता है। लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व मछली जैसे सरीसृप आए, जिनमें से कुछ डायनासोर थे और जिनमें से कुछ 20 फुट ऊंचे तथा कटार जैसे दांतों वाले थे। तो डायनासोर का भी स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे तो उसमें है कि वो बहुत ऊंचा, अर्थात लगभग 20 फुट ऊंचा रहता है और उसके दांत कटार जैसे होते, एकदम नुकीले। लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए तथा इनके विलुप्त होने के कारणों का पता चल सका। क्यों हुआ? तो डायनासोर में परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात जिस तरह से वातावरण में परिवर्तन हो रहा था उसके मुताबिक डायनासोर खुद को उस वातावरण में अनुकूलित नहीं कर पाए, जिसके कारण इसकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और अंततः समाप्त हो गया। पहले स्तनधारी जीव अत्यंत छोटे थे, जो मां के शरीर के अंदर सुरक्षित रहते थे। जैसे आप अभी भी अगर इस चीज का उदाहरण देख सकते, कंगारू का कंगारू में जन्म के बाद भी शिशु मदर के पाउच में बहुत दिनों तक जीवित रहता है या उसी के अंदर रहता है। जब आवश्यकता होती है तभी बाहर आता है, नहीं तो उसी पाउच में उपस्थित रहता है। सरीसृप के कमी के कारण स्तनधारी स्थल पर रहने लगे, जिनमें घोड़े, हिप्पोपोटेमस, भालू, हाथी प्रमुख थे। जब सरीसृप की कमी हो गई, अर्थात डायनासोर की कमी हो गई, तो घोड़े, हिप्पोपोटेमस, भालू, हाथी आसानी से स्थल पर रहने लग गए। व्हेल, डॉल्फिन, सील, समुद्री गाय जल में रहते हैं। ये सभी जीव क्या कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। मनुष्य का विकास सर्वाधिक सफलता की कहानी है। मनुष्य का जो विकास है, मानव का क्रम विकास, वह सफलता की सबसे बेहतरीन कहानी है या सबसे आवश्यक कहानी भी कह सकते हैं, एग्जाम के व्यू से कहानी है। इसके पास भाषा, कौशल एवं आत्मबोध या स्वचेतन है। मानव के पास ही भाषा भी है, बोलने का क्या तरीका है ये भी पता है, कौशल है, कोई भी नया काम सीखने का या फिर उसको आगे बढ़ाने का इनके पास क्षमता है, और आत्मबोध है, किसी भी समय डिसीजन मेकिंग में ये अपना योगदान देते हैं, और स्वचेतन है, खुद से सोचने और समझने की शक्ति इनके पास है। इन तीनों टॉपिक से यदि कोई समस्या होती है आपको अध्ययन में, या कोई ऐसा बात है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, आपको निश्चित रूप से जवाब मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।